हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मणि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 7 जिसका टाइटल है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 7 जिसका टाइटल है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि यह जो पोयम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी.एस. इलियट होगा। मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट, यानी कि यह जो पोयम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट वह टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोयम, यानी कि यह जो पोयम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट वो कैसा पोयम है। तो हम आपको बता दें कि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट इज अ ह्यूमरियस पोयम एंड ऑल्सो अ सोशल पोयम, यानी कि यह जो पोयम है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट वह एक हास्यास्पद और उसके साथ साथ एक सामाजिक पोयम भी है, कविता भी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि बॉथ होगा। बॉथ से हमारा मतलब ऑप्शन ए यानी कि ह्यूमरियस एंड ऑप्शन बी यानी कि सोशल दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट इज अ ह्यूमरियस एंड सोशल पोयम, यानी कि मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट एक हास्यास्पद और उसके साथ साथ एक सामाजिक पोयम भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, इस पोयम के जो पोएट हैं टी.एस. इलियट, उनका जन्म कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन 1888, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, इस पोयम के जो पोएट हैं टी.एस. इलियट, उनका जन्म 1888 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1888 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज अ डैश पोएट, यानी कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट वो कैसे कवि थे। तो हम आपको बता दें कि टी.एस. इलियट वाज एन अमेरिकन पोएट, ए ड्रामेटिस्ट पोएट एंड ऑल्सो अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब ऑप्शन ए बी और सी तीनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टी.एस. इलियट वाज एन अमेरिकन पोएट, ड्रामेटिस्ट पोएट एंड ऑल्सो अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, यानी कि टी.एस. इलियट जो इस पोयम के पोएट हैं वह एक अमेरिकन कवि हैं, उसके साथ साथ एक नाटकीय कवि हैं और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट डाइड इन, यानी कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट उनका निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि टी.एस. इलियट डाइड इन 1965। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1965 होगा, यानी कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट उनका निधन 1965 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट डाइड एट द एज ऑफ, यानी कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट उनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ। तो हमने आपको बताया कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट उनका जन्म 1888 ईस्वी को हुआ था और निधन जो हुआ था वो 1965 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टी.एस. इलियट डाइड एट द एज ऑफ 77। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 77 होगा। टी.एस. इलियट डाइड एट द एज ऑफ 77, यानी कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट उनका निधन 77 वर्ष की आयु में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन डैश इन द यूएसए, यानी कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट उनका जो जन्म हुआ था वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के किस जगह पे हुआ था।
तो हम आपको बता दें कि टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन एस्टिलियोस मिसरी इन द यूएसए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि एस्टिलियोस मिसरी होगा। टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन एस्टिलियोस मिसरी इन द यूएसए, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, उनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका के एस्टिलियोस मिस्री नामक जगह पे हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट इवेंचुअली सेटल्ड इन डैश, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वो अपने अंतिम समय में यानी कि अंततः कहाँ जाकर सेटल हो गए, यानी कि कहाँ जाकर बस गए। तो हम आपको बता दें कि टी.एस. इलियट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड होगा। टी.एस. इलियट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वो अंततः इंग्लैंड में जाकर बस गए, सेटल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट इज एन डैश इन रिलीजन, यानी कि अगर हम इस पोएम के जो पोएट हैं टी.एस. इलियट, उनके धर्म के पर बात करें तो वह जो थे वह एक इंडो एंग्लियन थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंडो एंग्लियन होगा। टी.एस. इलियट इज एन इंडो एंग्लियन इन रिलीजन, यानी कि अगर पूछा जाए कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, उनका जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा कि टी.एस. इलियट जो इस पोएम के पोएट हैं, उनका संबंध जो है वो इंडो एंग्लियन रिलीजन से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंडो एंग्लियन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द डैश सेंचुरी, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वह किस शताब्दी में एक महानतम कवि के रूप में उभरे। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 20th होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टी.एस. इलियट रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वह 20वीं शताब्दी में एक महानतम कवि के रूप में उभरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज अ डैश, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वह क्या थे। तो हम आपको बता दें कि टी.एस. इलियट वाज अ पोएट, अ वर्स ड्रामेटिस्ट एंड ऑल्सो अ क्रिटिक, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वह एक कवि थे, उसके साथ साथ वह एक पद नाटककार थे और उसके साथ साथ एक आलोचक भी थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब ऑप्शन ए, बी और सी तीनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टी.एस. इलियट वाज अ पोएट, वर्स ड्रामेटिस्ट एंड ऑल्सो अ क्रिटिक, यानी कि टी.एस. इलियट जो थे वह एक कवि थे, एक पद नाटककार थे और उसके साथ साथ एक आलोचक भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में कब नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। तो हम आपको बता दें कि टी.एस. इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में सन 1948 ईस्वी में नोबेल नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1948 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि द वेस्ट लैंड हैज़ बिन रिटन बाय डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है द वेस्ट लैंड, और कह रहा है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि द वेस्ट लैंड हैज़ बिन रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी.एस. इलियट होगा, यानी कि द वेस्ट लैंड जो टाइटल है वह टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि आज वेडनेसडे हैज़ बिन रिटन बाय,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है आज वेडनेसडे, और कह रहा है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि एस वेडनेसडे हैज़ बीन रिटन बाय डैश, यानी कि एस वेडनेसडे किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि एस वेडनेसडे हैज़ बीन ऑल्सो रिटन बाय टी एस इलियट, यानी कि यह जो टाइटल है क्वेश्चन नंबर 14 में एस वेडनेसडे, वह भी जो लिखा गया है वह टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी एस इलियट होगा। एस वेडनेसडे हैज़ बीन ऑल्सो रिटन बाय टी एस इलियट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि फोर क्वार्टेट्स हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है फोर क्वार्टेट्स, और कह रहा है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि यह जो टाइटल है फोर क्वार्टेट्स, यह भी टी एस इलियट के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी एस इलियट ही होगा। फोर क्वाड्रेट्स हैज़ बीन आल्सो रिटन बाय टी एस इलियट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज टेकन फ्रॉम, यानी कि यह जो पोयम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जिसके ऑथर हैं टी एस इलियट, तो यह जो टी एस इलियट द्वारा लिखा गया पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है वह कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज टेकन फ्रॉम ओल्ड पसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ओल्ड पसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स होगा। यानी कि यह जो पोयम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट वह टी एस इलियट द्वारा रचित एक बुक ओल्ड पसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम यह भी जान चुके हैं कि ओल्ड पसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स नामक बुक के जो ऑथर हैं वो टी एस इलियट ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मैकेविटी इज अ डैश, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट उनके अनुसार मैकेविटी जो है वह क्या है। तो हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मैकेविटी इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट उनके अनुसार मैकेविटी जो है वह अपराधियों का सरदार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि मास्टर ऑफ क्रिमिनल होगा। अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मैकेविटी इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट उनके अनुसार मैकेविटी जो है वह अपराधियों का सरदार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी इज द डैश, यानी कि मैकेविटी जो है वह क्या है। तो इस पोयम के टाइटल से स्पष्ट पता चल रहा है कि मैकेविटी इज द मिस्ट्री कैट, यानी कि मैकेविटी जो है वह एक रहस्यमय बिल्ली है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि कैट होगा। और उसके साथ साथ आउटलॉ भी दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटी इज द कैट आउटलॉ, यानी कि मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है जो कि आउटलॉ है, यानी कि नियम से परे है, नियम का उस पे उससे नियम का कोई नाता नहीं है, नियम कानून को वो फॉलो नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मैकेविटी इज अ कैट आउटलॉ, यानी कि मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है जिस पर नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नियम से उसको कोई फर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी इज कॉल्ड, यानी कि मैकेविटी किस नाम से बुलाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट वह मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है उसे जो पुकारते हैं वह द हिडन पाव से नाम से पुकारते हैं, यानी कि द हिडन पाव से हमारा मतलब एक छुपा हुआ पंजा से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि द हिडन पाव होगा, यानी कि एक छुपा हुआ पंजा होगा। तो मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, यानी कि मैकेविटी को एक छुपा हुआ पंजा नाम से बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है वह स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है कि लंदन की जो पुलिस होती है उसका जो हेड क्वार्टर होता है उसे हम स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से जानते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है, वह लंदन पुलिस के जो मुख्यालय है वहाँ के जो लंदन पुलिस की जो सेना है उसके साथ मतलब क्या करता है। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि मैकेविटी जो है जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है, वह स्कॉटलैंड यार्ड में वहाँ की जो सेना है, वहाँ के लंदन के पुलिस की जो सेना है उसको चकमा देने का काम करती है, यानी कि बेफलमेंट करती है। बेफलमेंट का मतलब होता है चकमा देना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि बेफलमेंट होगा। मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है वह स्कॉटलैंड यार्ड की सेना जो है उसे चकमा देने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ, यानी कि मैकेविटी जो है वो कहाँ बसी हुई रहती है, यानी कि वहाँ उसका जो रहने का जो जगह है मैकेविटी का वह स्कॉट यार्ड है, यानी कि लंदन के पुलिस का जो हेड क्वार्टर है वहाँ वो रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि स्कॉट यार्ड होगा। मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ स्कॉट यार्ड, यानी कि मैकेविटी जो कि एक रस्मी बिल्ली है वह स्कॉट यार्ड यानी कि लंदन की पुलिस का जो मुख्यालय होता है, हेड क्वार्टर जो होता है, उस गली में बस्ती बस्ती है, यानी सेटलमेंट है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटीज पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक अ डैश स्टेयर, यानी कि मैकेविटी की जो उड़ने की या छलांग लगाने की जो क्षमता है उसे देखकर एक फकीर जो है वह उसे एक टके नज़र से देख रहा है, और वो आश्चर्यचकित है कि यह बिल्ली की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो ऐसे छलांग लगा लेती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि फकीर होगा। मैकेविटीज पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, यानी कि मैकेविटी के जो उड़ने की या छलांग लगाने की जो क्षमता है उसे देखकर एक फकीर जो है वह उसी एकदम एक टके देख रहा है कि यह बिल्ली की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो ऐसे छलांग ले लगा लगाए जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी इज आउटवार्डली, यानी कि मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है वह बाहरी रूप से कैसी है। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटी इज आउटवार्डली रिस्पेक्टेबल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि रेस्पेक्टेबल होगा। रेस्पेक्टेबल का हमारा मतलब होता है सम्मानजनक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मैकेविटी इज आउटवार्डली रेस्पेक्टेबल, यानी कि मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है वह बाहरी रूप से जो है वह सम्मानजनक है, यानी कि अगर कोई उसे पहली बार देखे या बाहर से देखे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह एक ऐसी बिल्ली है जो स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि लंदन की जो पुलिस की सेना है उसको चकमा देने का काम करती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि रेस्पेक्टेबल होगा। यानी मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है वो बाहरी रूप से जो है वो रेस्पेक्टेबल है, यानी कि सम्मानजनक दिखती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज अ लाइन टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में एक लाइन दिया गया, लाइन है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी कि यहाँ ही से हमारा मतलब जो है वो मैकेविटी से है। तो कह रहा है कवि कि मैकेविटी जो है वह सारे मानव द्वारा बनाए गए कानून नियम का उल्लंघन कर देती है, तोड़ देती है, तार तार कर देती है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज अ लाइन, यह एक लाइन है जो कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट होगा। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह जो है वो मानव द्वारा बनाए गए सारे कानून को तार तार कर देती है, तोड़ देती है। यह एक लाइन है जो कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट नामक पोएम से लिया गया है। हमने आपको शुरू में बताया कि मैकेविटी जो है वो आउटलॉ है, यानी कि कानून का उससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ भी वही कह रहा है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी कि वह मानव द्वारा बनाए गए सारे नियम का उल्लंघन करती है, उसको तार तार कर देती है। उसका जो है कानून और नियम से कोई लेना देना नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटीज जिंजर कैट ही इज वेरी डैश। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 25 में मैकेविटी देखने में कैसी लगती है वो पूछ रहा है। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटीज जिंजर कैट ही इज वेरी टॉल एंड थिन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टॉल एंड थिन होगा। यानी कि मैकेविटी जो है, जो कि एक रस्म बिल्ली है, वह देखने में जिंजर है और वह बहुत लंबी और पतली है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टॉल एंड थिन होगा। मैकेविटी जो कि एक रस्म बिल्ली है वह लंबी है और पतली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि मैकेविटी मूव्स लाइक यानी कि मैकेविटी जो है वो अपने गर्दन को जो झटकती है वो किसके तरह झटकती है। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटी के गर्दन के झटकने की जो टी.एस. इलियट ने तुलना की है वह स्नैक से की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि स्नैक होगा। मैकेविटी मूव्स लाइक अ स्नैक यानी कि मैकेविटी जो है वो अपने गर्दन को इस प्रकार झटकती है मानो सांप चल रहा हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि स्नैक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ asleep। यानी कि मैकेविटी को आलसी और आधा नींद में पाता है। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी.एस. इलियट होगा। टी.एस. इलियट फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ asleep। यानी कि इस पोयम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वो मैकेविटी को आलसी और आधा नींद में सोए हुआ पाता है। लेकिन जब वो उनके नज़दीक जाता है यानी मैकेविटी के नज़दीक जाता है तो पता चलता है कि मैकेविटी तो जागी हुई है और वह हमेशा जागी हुई रहती है, हमेशा चौचक रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी.एस. इलियट होगा। टी.एस. इलियट फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ asleep। यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी.एस. इलियट, वह मैकेविटी को पाते हैं कि वह आलसी है और आधा नींद में सोई हुई है, लेकिन जब उसके नज़दीक जाते हैं तो पता चलता है कि वो हमेशा जो है जागी हुई रहती है और चौकन्ना रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यानी कि मैकेविटी का जो फुटप्रिंट है वह कहीं भी नहीं पाया जाता है लंदन के पुलिस के मुख्यालय में किस चीज़ पर। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यानी कि मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है, उसके पैर का उसका जो पदचिन्ह होता है वह लंदन के पुलिस के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर में के किसी भी फाइल में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि फाइल होगा। मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यानी कि मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है, उसका जो पद चिन्ह है वह स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि लंदन पुलिस के मुख्यालय जो होता है, हेडक्वार्टर होता है, उसके किसी भी फाइल के ऊपर उसका फुटप्रिंट नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि फाइल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी इज फुल ऑफ। यानी मैकेविटी जो कि एक रहस्यमय बिल्ली है वो पूरी तरह से क्या है। तो हम आपको बता दें कि मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसाइडफुलनेस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि डिसाइडफुलनेस होगा। मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसाइडफुलनेस यानी कि मैकेविटी जो है वो पूरी तरह से एक छलावा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि डिसाइडफुलनेस होगा। डिसाइडफुलनेस का मतलब होता है छलावा। तो मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसाइडफुलनेस यानी मैकेविटी जो है वो पूरी तरह से एक छलावा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कह रहा है कि
मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर अल्सो डैश। यानी कि इस पोयम में जो कि है एक मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन का चर्चा किया गया है, जिक्र किया गया है, वह क्या है, वह भी एक क्या है, तो किस प्रजाति से आती है या किस प्रजाति से आती है। तो हम आपको बता दें कि मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर अल्सो अ कैट्स, यानी कि यह भी एक बिल्ली की प्रजाति है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि कैट्स होगा। मुंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन आर अल्सो अ कैट्स, यानी कि मुंगोजेरी और जो ग्रिडल बोन है यह दोनों भी एक बिल्ली की प्रजाति है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि कैट्स होगा, बिल्लियाँ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट, उनके अनुसार जो है वो मैकेविटी क्या है, क्राइम की यानी अपराध का कौन है। यानी कि इस पोएम के जो पोएट हैं टी एस इलियट, वह मैकेविटी को क्राइम के क्षेत्र में किससे कंपेयर करते हैं। तो हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि नेपोलियन होगा। अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मैकेविटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट, उनके अनुसार क्राइम के क्षेत्र में अगर मैकेविटी की किसी से तुलना की जा सकती है तो वह नेपोलियन है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी नेपोलियन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहा है कि द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू, वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट वो मैकेविटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि मैकेविटी की तुलना किससे कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने जस्ट आपको बताया क्वेश्चन नंबर 31 में कि पोएट जो हैं, इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट, वह अगर क्राइम के क्षेत्र में किसी से तुलना कर रहा है मैकेविटी को तो वह है नेपोलियन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि नेपोलियन होगा। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन, यानी कि इस पोएम के जो पोएट है टी एस इलियट वह मैकेविटी को अपराधियों के क्षेत्र में यानी कि क्राइम के क्षेत्र में अगर किसी से तुलना कर रहा है तो वो नेपोलियन है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी या नेपोलियन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहा है कि मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रिच देयर, यानी कि मैकेविटी जो कि एक रहस्यमयी बिल्ली है वह किसी भी जगह जहाँ पे चोरी हुई रहती है तो वहाँ पे पुलिस किसके आने से पहले, हाँ किसके आने से पहले जो है वो वहाँ से रवाना हो जाती है, चली जाती है। और जब पुलिस आती है तो वो डिसअपियर्स हो जाती है, यानी कि निराशा घेर लेती है, निराशा मिलती है जो जिस आशा से वो आती है लंदन की पुलिस या पुलिस, तो वह आशा जो है प्राप्त नहीं हो पाता है और वह निराश हो जाती है। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि पुलिस होगा। मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द पुलिस रिच देयर, यानी कि जहाँ भी किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो वहाँ की पुलिस आती है उसे पकड़ने के लिए, तो मैकेविटी जो हो जाती है वो गायब हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है पुलिस के आने से पहले। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि पुलिस होगा। यानी कि मैकेविटी जो है वह चोरी के जगह पे पुलिस के आने से पहले गायब हो जाती है चोरी की जगह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटिस गोन एस्ट्रे इज रिटन बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
उसमें एक लाइन दिया गया है जो कि इस पोएम से लिया गया है, यानी कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटिस गोन स्ट्रे। तो यह जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमने आपको बताया कि यह जो लाइन है वह इस पोएम यानी कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट यानी मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली से लिया गया है और इसके ऑथर है टी.एस. इलियट। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी.एस. इलियट ही होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटिस गोन एस्ट्रे इज अ लाइन टेकन फ्रॉम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि टी.एस. इलियट होगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो और इस लेसन के लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका क्रम संख्या जो था वो 34 था, उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी टी.एस. इलियट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 7 जिसका टाइटल था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है फायर हैम्ड उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट कर बताएं और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट। धन्यवाद।